हेलो स्टूडेंट, आई एम चंद्रेश पाठक। वेलकम टू माय चैनल एडीयू अशोका। तो आज हम लोग अपना 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में लेक्चर नंबर 6 करेंगे। और हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं और एरिया वेक्टर हम कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम जान गए थे। आज बेसिकली हम गॉस लॉ पढ़ेंगे और कुछ उसका एप्लीकेशन देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग बने रहो मेरे साथ। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था फ्लक्स क्या होता है हमारा। अगर इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ये क्या मिलता है हमें, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है ना, ई डॉट डी ए वेक्टर। डी ए क्या है, हमारा छोटा सा एरिया है। इसको आप डेल्टा ए भी बोल सकते हो, है ना। इसको आप बोल सकते हो डेल्टा ए वेक्टर भी, यहाँ पे आप बोल सकते हो। तो फाई हमारा ये आता है। ठीक है, फाई क्या है, हमारा फ्लक्स है, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और डेल्टा ए एरिया वेक्टर है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसका यूनिट पूछूं आपसे, फाई का यूनिट क्या होगा, फाई का यूनिट, तो आप कैसे निकालोगे। अगर इसमें चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स बन जाएगा, फोर्स। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर आपको इसका यूनिट निकालना है तो इसमें क्या करो, आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ई वेक्टर, ई इंटू डेल्टा ए। यूनिट निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता है तब आप कैसे निकालोगे इसका यूनिट अगर निकालना है तो क्यू से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला टर्म आपका क्या होता है, फोर्स होता है। ये वाला टर्म फोर्स होता है, ये क्या है आपका, चार्ज है। ठीक है, और ये है एरिया। तो अगर यूनिट आपको पूछा जाए, यूनिट ऑफ फ्लक्स, तो क्या बताओगे आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। तो अगर आपको किसी का यूनिट नहीं पता है तो आप उसको कन्वर्ट करके इसी तरीके से आप उसका यूनिट निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स का यूनिट। ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर आज हम लोग मूव करेंगे डायरेक्टली गॉस लॉ पे। ठीक है, चलो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉपर लेक्चर, गॉस लॉ। ठीक है, हम लोग फ्लक्स निकालना सीखेंगे, फ्लक्स निकालना हम लोग देखेंगे। आप लोग सोच रहे होगे फ्लक्स का मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, तो हम लोग गॉस लॉ के बाद फ्लक्स निकालना ही सीखेंगे कि कैसे हम लोग फ्लक्स निकाला जाएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी सरफेस से पास करने वाला हमें फ्लक्स बताना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, या तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, Q हो सकता है, मैं पहले मान रहा हूँ Q। तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स निकालें, इस सरफेस से पास करने वाला अगर हम फ्लक्स निकालें, तो फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन इसको हम बोलते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये आता है। और इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ बोलता है कि अगर किसी इनक्लोज्ड सरफेस से आपको फ्लक्स निकालना है तो वो क्या आता है, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। और फ्लक्स आप जानते ही हो, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस अगर ये कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस के लिए बनाया जाए, जैसे आप एक स्फीयर इमेजिन कर सकते हो, एक स्फीयर अगर कंप्लीटली क्लोज्ड है, उसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हो। ठीक है ना, ये क्या आएगा, उसका फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, इसका क्लोज इंटीग्रेशन। और ये कितना देगा, ई डॉट डी एस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो फ्लक्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फ्लक्स passing from a closed surface closed surface
surface is the ratio of net charge inside the surface, net charge inside the surface and permittivity of free space, ठीक है। ये हमारा गॉस लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस इज द रेशियो ऑफ नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो हमने यहां पे लिखा है Q इन डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉस लॉ है। गॉस लॉ से हम यही प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो क्लोज्ड सरफेस हमारा कोई भी हो सकता है। क्लोज्ड सरफेस हमारा एक स्फीयर हो सकता है, या ऐसे जो सरफेस मैंने बताया एक जिगजैग टाइप का आपका सरफेस हो सकता है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सरफेस आपका क्लोज होना चाहिए, तो कंप्लीट जो फ्लक्स उससे पास करेगा वो क्या होगा, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। जहां पे यहां पे अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, फाई क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है। Q इन क्या होगा, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, क्लोज्ड सरफेस जो हमने लिया है इनसाइड द सरफेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। ये हमारा होता है गॉस लॉ, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि गॉस लॉ हम प्रूव कैसे करेंगे। अगर हमें प्रूव करने के लिए आ गया कि आप गॉस लॉ को प्रूव करके दिखाओ, तो आप उसको प्रूव कैसे करेंगे, ये गॉस लॉ कैसे आता है ये हमको बताना है, ठीक है। तो प्रूफ के लिए हम देखते हैं, हम गॉस लॉ का प्रूफ अगर देखेंगे, हमने क्या माना कि एक हमारा स्फीयर है और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसको हम यहाँ पे हमने चार्ज मान लिया कि Q रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें गॉस लॉ को प्रूव करना है। तो आप जानते हो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखते हो स्फीयर के अंदर, है ना। तो अगर ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब E डॉट ds कितना होगा, E इंटू ds के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम इस स्फीयर की रेडियस कितनी मान लें, r मान लें, तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई अगर हमें लिखना हुआ, फाई कितना होगा, फाई हम बाद में निकालेंगे, पहले हम E निकाल लेते हैं। E अगर आपको निकालना हुआ इस सरफेस के लिए, तो E इतनी डिस्टेंस के लिए क्या आएगा, अगर ये डिस्टेंस r है तो कितना मिलेगा, K कैपिटल Q बाई r स्क्वायर, यही तो मिलेगा। आपने निकाला हुआ एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला हुआ है, KQ बाई r स्क्वायर, यही मिलेगा। और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये आप जानते हो, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। अगर मैं CONS लिखता हूं तो आप कांस्टेंट उसको समझोगे, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। अब हमें निकालना है फ्लक्स। अगर हम फ्लक्स निकालें, क्योंकि गॉस लॉ के हिसाब से हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे, मींस कंप्लीट 3D में जो इसका एरिया है उसका पूरा इंटीग्रेशन हम करेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब हुआ, तो कितना आएगा यहाँ पे, E डॉट ds, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यही तो आएगा। अब अगर यहाँ पे आप लिखो तो क्या मिलेगा आपको बताओ, यहां से इंटीग्रेशन अगर आप निकालोगे E ds cos ऑफ थीटा मिलेगा। अब बताओ किसी भी पॉइंट पे अगर मैं देखूं, मैंने इस पॉइंट पे जैसे मैं देख रहा हूं,
आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इसका एरिया वेक्टर निकालना मैंने आपको कल सिखाया था, तो एरिया वेक्टर भी हमारा किस डायरेक्शन में होगा, ds भी हमारा सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो अगर मैं cos थीटा की वैल्यू रखूं तो cos थीटा मेरा क्या मिल जाएगा, cos ऑफ 0, और cos ऑफ 0 क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो कितना मिल जाएगा हमें, e ds cos 0 डिग्री। ठीक है, यहां पे ये कितना मिल जाएगा। अब हम अगर फाई की वैल्यू निकालें तो फाई क्या आएगा, इंटीग्रेशन e तो आपका कांस्टेंट है, e आपका बाहर आ जाएगा, e आपका बाहर आ गया। अब क्या आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम ये cos 0 आपका 1 हो गया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds हमारा क्या है, एक स्मॉल सा एरिया है जो स्फीयर पे हमने लिया हुआ है, ठीक है ना, स्फीयर पे हमारा स्मॉल एरिया है, तो e इंटू कितना आ जाएगा, ये आपका ds। अगर आप क्लोज्ड इंटीग्रेशन करोगे तो स्फीयर का एरिया कितना आता है, 4 पाई r स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब e की वैल्यू आप यहां से पुट कर दो, जो वैल्यू आपने यहां से निकाली हुई थी कांस्टेंट वैल्यू, वो वैल्यू आप e की पुट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, k³ बाई r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब 4 पाई से 4 पाई इंटू r स्क्वायर से r स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो 4 पाई k की जगह पे आप रख दो कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही k की वैल्यू होती है आप जानते हो, इंटू q आ जाएगा। अब 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, कितना मिल गया आपको, q/एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, और यही क्या है, हमारा गॉस लॉ है। यही हमारा गॉस लॉ है कि अगर हमें किसी भी सरफेस से, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो कितना आता है, q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, इसको आप फटाफट नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो मैं रब करता हूं अब इसको। अब हम देखते हैं कि अगर इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ठीक है ना। इसमें क्या आता है, सरफेस आपका कैसा भी हो सकता है, बस वो क्लोज होना चाहिए। तो इसके पहले एक चीज और हम जान लेते हैं, फाई हमारा क्या होता है, फाई नहीं, आप फ्लक्स बोल दो इसको, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कहीं अगर आपको पूछा जाता है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो वो आपको स्केलर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ कुछ बातें गॉस लॉ के बारे में सीखते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है, पहले पॉइंट में हम क्या देखेंगे, चार्ज इनक्लोज्ड इज the algebraic sum of all the charges present inside the closed surface। ठीक है ना। अगर मान लो, इसको बोलने का मेरा क्या मतलब हुआ कि ये जो है अलजेब्रिक सम होता है, जितने भी चार्जेस हमारे प्रेजेंट हैं किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर। तो अगर मेरा कोई क्लोज सरफेस है, सपोज इस टाइप का मेरा ये क्लोज सरफेस है, यहां पे मेरे तीन चार्जेस प्रेजेंट है, एक है Q1, दूसरा है -Q2 और तीसरा है +Q3। एक और चार्ज हम ले लेते हैं, तीन ही रहने देते हैं, चलो इतना ही। तो अगर हमें Q in लिखना हुआ तो ये क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा ऑल द चार्जेज का इनसाइड द
सरफेस, जो हमारा क्लोज सरफेस है उसके अंदर जितने भी चार्जेज हैं सबका अलजेब्रिक सम होगा। तो अगर हम देखें तो ये कितना मिलेगा Q1, अब Q2 क्या है हमारा नेगेटिव है, तो यहां ये अलजेब्रिक सम आप लोगे तो -Q2 मिलेगा और +Q3 मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर यहां पे आपको फाई लिखना हुआ, फाई कितना आएगा Q1 -Q2 +Q3 डिवाइडेड विद R², ये आपका फ्लक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर आपको डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, R² नहीं, एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी फ्लक्स की वैल्यू आएगी अगर आप किसी भी इनक्लोज सरफेस पे निकालोगे तब, ठीक है ना। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा पॉइंट, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ all the charges inside or outside the surface। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा सभी चार्जेस के कारण होता है। इसको बोलने का मेरा क्या मतलब है, अगर मान लो ये आपका सरफेस है, ठीक है ना, क्लोज्ड सरफेस है, यहां पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और यहां पे चार्ज है Q3, यहां पे एक चार्ज है Q4 और एक चार्ज इधर है Q5, इतने हमारे पास चार्जेस हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जब हम लिखते हैं इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds वेक्टर, जब हम ये लिखते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्लक्स निकालते टाइम, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो सभी चार्जेस के कारण रहता है। Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, जो पांचों चार्जेस मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एग्जर्ट करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रहता है, ना कि किसी एक सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस के कारण होता है। तो इसको आप ध्यान में रखना कि जब हम Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं तो सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज आते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो जितने भी चार्जेस वहां आसपास प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उन सभी चार्जेस के कारण जो आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। तो इसको आप कंफ्यूज मत करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा सिर्फ इनसाइड चार्जेस के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। ठीक है, अब लिख लिया होगा आपने। अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक सम, मैंने बता दिया, ये आपको बता दिया मैंने। अब ये जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इट डजंट मैटर what is the shape or size of the surface। ये मैटर नहीं करता है कि सरफेस का हमारा साइज यही होना चाहिए तभी हम उसको बोलेंगे कि ये इसके थ्रू हम क्लोज सरफेस उसको मानेंगे। हमारा सरफेस एक स्फेरिकल भी हो सकता है, हमारा सरफेस एक क्यूबिकल भी हो सकता है, हमारा सरफेस, ठीक है, क्यूबिकल भी हो सकता है, हमारा कोई रैंडम सरफेस इस टाइप से भी हो सकता है, कैसा भी सरफेस हमारा हो सकता है। सिर्फ कंडीशन क्या है, वो क्लोज सरफेस होना चाहिए। अगर हम क्यू इनक्लोज लेते हैं तो सरफेस क्या होना चाहिए, हमारा क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पे होती है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, ये प्रॉपर्टी में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम।
एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 इसको आप बोल सकते हो। यहां 2-3 सरफेस बनाई गई हैं हमारी, सब क्लोज सरफेस हैं, ऐसे हैं। यहां पे चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2, Q3, यहां पे चार्ज है हमारा कोई चार्ज नहीं है यहां पे सपोज, और यहां पे चार्ज है Q4। तो फ्लक्स थ्रू ये अगर मैं बोल दूं 1, ये बोल दूं 2 और ये बोल दूं 3, तो आपको तीनों के कारण फ्लक्स बताना है कितना आएगा। फटाफट से आप अपना आंसर लिख लो, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं आपको। तीनों के कारण फ्लक्स क्या आएगा, ये सभी क्लोज्ड सरफेस है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो लिख लिया होगा आपने। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं क्या है ये। अगर हम इसको देखें तो इसमें पहले के कारण फ्लक्स बिकॉज ऑफ 1 कितना आएगा, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा, क्योंकि यही जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर में जो हमारा चार्ज रहता है बस हम वही लेते हैं, Q इनक्लोज्ड ही लेते हैं हम। अब यहां पे अगर हमारा चार्ज है 5, 2 अगर हम देखें तो कितना आएगा, Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम 5, 4 देखें तो ये कितना आ जाएगा, 0। ये हमारा आंसर आएगा। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, किसी भी यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सारे चार्जेज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम लेंगे जब हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे E डॉट ds का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो हम सभी चार्जेज के कारण फील्ड लेंगे, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। लिख लो आप इसको फटाफट। चलो लिख लिया होगा आपने। अब मैं यहां पे दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है, एक हमारा कोई सरफेस है जिसके अंदर चार्ज है 5 कूलम और यहां पे चार्ज है -3 कूलम और यहां पे चार्ज है 2 कूलम, इतने का चार्ज है हमारा, ठीक है। अब आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स passing from the closed surface, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं, आप लोग पहले सॉल्व करो फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। सॉल्व करो आप लोग इसको फटाफट। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। तो अगर आपको फाई निकालना है तो फाई क्या होगा, Q इनक्लोज कितना है, 5 -3 + 2 डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ गया बताओ आप, 5 + 2 7 -3 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका फ्लक्स आ गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कोई और एक क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या गिवन है, हमारा एक क्यूबिकल सरफेस है, एक क्यूबिकल सरफेस है ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है ना। इसमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन से जा रही हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीटली क्लोज्ड सरफेस है। तो आपको बताना है कि कितना फ्लक्स इस सरफेस से पास हो रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स। इसका आप ए ले लेना, इसकी साइड की लेंथ ए ले लेना आप। व्हाट इज द फ्लक्स passing from the क्यूब से हमारा कितना फ्लक्स जा रहा है। फटाफट आप इसको सॉल्व करो फिर मैं अपना आंसर बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं आपको,
है ना। तो अगर इसमें आप फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स क्या आएगा आपका 0। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बाहर भी आ रही हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी वो बाहर भी आ जाएंगी। तो अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं आई। अंदर से बाहर नहीं आई बोलने का मतलब कि अंदर से कोई एक्स्ट्रा लाइन हमारे पास नहीं आ रही है, बाहर में नहीं आ रही है, इसलिए हमारा नेट फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। ठीक है ना, समझ आया? तो इसको आप फटाफट नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन हम कहां पे करेंगे। एप्लीकेशन इसका हम कहां पे करते हैं। पहले फ्लक्स निकालना, थोड़ा और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन हम कहां पे करेंगे। तो यहां पे मैं ले लेता हूं टफ क्वेश्चन में। कितने क्वेश्चन हमारे हो गए थे? 3 4 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि ये एक रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे इसके एक्सिस से यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है ना। रिंग से L डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, और रिंग की रेडियस कितनी है? R है। रिंग की रेडियस कितनी है? R है। तो आपको बताना है व्हाट इज द फ्लक्स passing through the ring, ठीक है। अब आप इसको फटाफट ट्राई कर लो अगर जिसको करना है, नहीं तो मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको। तो आंसर निकालो, फिर आप मेरे आंसर से मैच करना। चलो अब मैं सोल्यूशन बताता हूं इसका, कितना फ्लक्स इससे पास करेगा। अब ये तो आपका क्लोज्ड सरफेस है नहीं, अब आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे आपकी फ्लक्स कितना आएगा। अब हम देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉलिड एंगल के साथ हम लोग खेलेंगे, ठीक है ना। सॉलिड एंगल से हम निकालेंगे कि फ्लक्स हमारा कितना आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता, यहाँ पे कंप्लीट स्फीयर होता तो 4 पाई सॉलिड एंगल बनाता। यहां पे अगर हम लिखें फॉर 4 पाई सॉलिड एंगल, फॉर 4 पाई सॉलिड एंगल हमारा फ्लक्स कितना आ रहा है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा। अगर मैं यहां से एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं तो वो कितना इस पे सॉलिड एंगल बनाएगा? 4 पाई बनाएगा, और 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट इतना फ्लक्स आ रहा है। तो 1 सॉलिड एंगल के लिए, 1 स्टे रेडियन के लिए कितना आएगा? स्टे रेडियन के लिए कितना आएगा फ्लक्स? तो आप लिख सकते हो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। 1 स्टे रेडियन के लिए इतना फ्लक्स आएगा। अब मैंने आपको बताया है कि अगर कोई कोनिकल सरफेस है, अगर इस रिंग के आप सभी पेरिफेरी वाले पॉइंट को अगर आप मिला दो तो ये एक कोन बनाएगा। आपको समझ आ रहा होगा, एक कोन बन रहा है इस टाइप से। ये आपका क्लोज सरफेस है, और जब यहां पे आप ला रहे हो इसको, यहां पे आप देख रहे हो इसके पेरिफेरी पे सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो यहां पे ये एक कोन बना रहा है, कोनिकल सरफेस बन रहा है। अब कोन का अगर हमें हाफ एंगल पता है तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सॉलिड एंगल आप उसका कैसे निकालोगे, सॉलिड एंगल कितना आता है, ठीक है। तो मैं वही चीज यूज करने वाला हूं। तो अगर हम देखें तो सॉलिड एंगल ये कितना डेवलप करेगा, ये अगर हम सॉलिड एंगल निकालें, इसका सॉलिड एंगल अगर हम निकालें, यहाँ पे हम सोल्यूशन अपना यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको यहाँ पे निकालते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अगर हम निकालें इसका तो क्या मिलेगा हमें? 2 पाई मिलता है, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, यही तो होता है। जहां पे थीटा कौन सा है? हाफ एंगल होता है कोन का, हाफ एंगल होता है कोन का, यही तो आता है। अब अगर हम यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालें तो बताओ आप क्या आएगी? R
ये L डिवाइडेड विद रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो आएगा। तो यहां से कितना मिल जाएगा हमें सॉलिड एंगल, 2 पाई 1 माइनस एल डिवाइडेड विद रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ जाएगा, आएगा ना। अब अगर हम 1 स्टेरेडियन के लिए हमने निकाल लिया, तो अगर हम फ्लक्स निकालें, फ्लक्स अभी इसके बाद मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको आप कहीं अलग जगह पे करना, ये निकालने वाला जो प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद अब इसको करना, फ्लक्स थ्रू फ्लक्स थ्रू 2 पाई 1 माइनस एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्टेरेडियन। इतने स्टेरेडियन के लिए फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो जो 1 स्टेरेडियन के लिए आया है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई 1 माइनस एल डिवाइडेड विथ रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो मिलेगा फ्लक्स हमारा, यही तो आएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, फ्लक्स की वैल्यू अगर हम निकालें, हमने मान लिया फ्लक्स हमारा है 5, तो अगर हम 5 की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी 5 की वैल्यू, यहां से बताओ आप, 2 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल होगा, और यहां पे क्या मिल जाएगा 2, तो कितना मिल जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या मिल जाएगा 1 माइनस एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो इसके थ्रू फ्लक्स जाएगा वो इतना जाएगा, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल से आप आसानी से निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करना पड़ता, उस एलिमेंटल रिंग से आपको पहले फ्लक्स निकालना पड़ता, और उस डी फ्लक्स को आपको इंटीग्रेट करना पड़ता, 0 से r तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ता, तब जाके आप निकाल पाते कि फ्लक्स कितना आएगा। लेकिन अगर आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो कि फ्लक्स आपका कितना आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फटाफट नोट कर लो फिर मैं आगे बताता हूं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक कोन है, एक कोन गिवन है हमें, जिसके वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, और इसका हाफ एंगल गिवन है हमें, हाफ एंगल हमें गिवन है थीटा, ठीक है। तो आपको बताना है इसके बेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द बेस ऑफ कोन, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द बेस ऑफ कोन, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द बेस ऑफ कोन के बेस से हमारा कितना फ्लक्स पास कर रहा है, ये आपको बताना है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, फिर मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने ट्राई, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। अभी जस्ट इसके पहले हमने एक रिंग के कारण निकाला है, तो ये भी क्या है, इसका भी बेस क्या होता है, एक रिंग ही तो होता है। तो अगर हम देखें 4 पाई स्टेरेडियन के कारण 4 पाई स्टेरेडियन के कारण कितना हमें फ्लक्स मिलता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अगर हम 1 स्टेरेडियन के कारण निकालें तो कितना मिलेगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इसका सॉलिड एंगल अगर हम सॉलिड एंगल यहां पे लिखें तो इसका सॉलिड एंगल कितना आएगा, अगर हम लिखते हैं सॉलिड एंगल इसका ओमेगा, तो ओमेगा कितना आएगा यहां से बताओ आप, 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, यही तो होता है,
जो हमारा हाफ एंगल होता है इसका वही हम लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा स्टेरेडियन के लिए कितना आएगा हमारा फ्लक्स। तो क्या करेंगे हम Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा से। तो 2 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 आ गया। कितना मिल गया हमें फ्लक्स, अगर हम निकालें फ्लक्स हमारा कितना आ गया Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो मैं रब करता हूं अब इसको। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपको, एक इस तरीके से कोई सिलेंडर गिवन है आपको, ठीक है ना। ये सिलेंडर गिवन है और यहां पे एग्जैक्टली मिडिल में जिसकी रेडियस सिलेंडर की है r और इसकी लेंथ है 2r, ठीक है। एग्जैक्टली मिडिल में यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है q। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये ओपन है, ये पार्ट इसका क्या है ओपन है और ये भी पार्ट क्या है ओपन है, ठीक है। ये दोनों पार्ट इसके बेस जो क्या है ओपन है। तो आपको बताना है व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स passing through the cylinder, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, आपको सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये बताना है। तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, फिर उसके बाद आप ट्राई करना। यहां पे क्या है, ये वाला जो फ्लक्स जो इससे पास करेगा फ्लक्स और इससे जो फ्लक्स पास करेगा, अगर आप Q बाई एप्सिलॉन नॉट में से इन दोनों का फ्लक्स अगर आप निकाल देते हो, इन दोनों का फ्लक्स अगर आप घटा देते हो, तो आपको नेट सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो मिल जाएगा। समझ आया आपको? तो इस तरीके से आप इसको करोगे। तो आप ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको। चलो मैं सोल्यूशन बताता हूं, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं, अगर हम इसको ज्वाइन करें, यहां पे ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। एग्जैक्टली ये इसका मिडिल पॉइंट है, यहां Q रखा हुआ है। अगर हम इससे इसको ज्वाइन करें इस वाले पॉइंट से, तो ये एंगल बताओ आप कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये भी R है और ये भी डिस्टेंस R है, तो ये एंगल 45 डिग्री बनेगा। तो अगर मैं इसका सॉलिड एंगल निकालूं, इसका सॉलिड एंगल अगर मैं निकालूं बेस का सॉलिड एंगल बिकॉज ऑफ बेस, बिकॉज ऑफ बेस एट द सेंटर, ठीक है ना। बेस के कारण सेंटर पे हमारा कितना सॉलिड एंगल बन रहा है ये हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो ये 45 डिग्री है, ये हाफ एंगल हमें मिला हुआ है, तो सॉलिड एंगल कितना बन जाएगा, अगर मैं इसको बोल देता हूं ओमेगा, तो ये कितना आएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, यही तो आएगा बेस के कारण, ठीक है ना, क्योंकि ये एक सिलेंडर बनाएगा। अगर आप इमेजिन करोगे तो ये क्या बनाएगा, एक सिलेंडर बनाएगा। तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो कितना आ गया हमारा 2 पाई 1 माइनस 1 बाई रूट 2, यही तो आएगा 1 बाई 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस 1 बाई रूट 2, यही तो आएगा, ठीक है। तो अगर हम अब यहां पे दोनों बेस के कारण देखें, बिकॉज ऑफ बोथ द बेस, सॉलिड एंगल बिकॉज ऑफ बोथ
बेसिस कितना मिलेगा हमें, दोनों बेसिस के कारण अगर हम सॉलिड एंगल निकालें, हम मान लेते हैं ओमेगा नेट, हम इसको बोल देते हैं ओमेगा नेट, अगर हम इसको बोल देते हैं तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई 1 माइनस 1 बाई रूट 2, क्योंकि एग्जैक्टली सेम सॉलिड एंगल ये भी तो बनाएगा, वही कंडीशन यहाँ पे भी है, ये विफ कितना है 45 डिग्री है आपका, ठीक है ना, तो ये भी इतना ही बनाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो कितना आ गया हमारा 4 पाई 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ठीक है। अब हम अपना कॉन्सेप्ट लगाना शुरू करते हैं, फॉर 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन फ्लक्स कितना होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स हमारा कितना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम 1 स्टेरेडियन के कारण देखें तो कितना आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो अगर हम इतने स्टेरेडियन के कारण देखें तो फ्लक्स हमारा कितना आएगा, हमने मान लिया φ1, तो अगर हम इस वैल्यू के लिए देखें तो हमें कितना मिलेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई 1 माइनस 1 बाई रूट 2। अब इसको अगर आप निकालो तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया आपका 1 माइनस 1 बाई रूट 2 आ गया, ये आ गया आपका। अब ये जो फ्लक्स है ये एक्चुअल में सिलेंडर का फ्लक्स नहीं है, ये बेस हमारा खुला हुआ है, ये फ्लक्स हमारा बाहर जा रहा है, ये सिलेंडर का फ्लक्स नहीं है, जो सिलेंडर से पास करने वाला फ्लक्स है वो दूसरा है। तो नेट फ्लक्स हमने निकाल लिया, कितना होगा नेट फ्लक्स जो इसके कारण और इसके कारण आएगा वो हमें इतना मिल गया। तो अगर इसको हम क्लोज कर दें, अगर हम इसको भी क्लोज कर दें तो नेट फ्लक्स कितना जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा, Q बाई 4 पाई नहीं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा, है ना। अगर हम इसको कंप्लीटली क्लोज कर दें तो फ्लक्स, अब हम निकालते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, सिलेंडर का अगर हम फ्लक्स निकालें तो अब कितना आएगा बताओ आप, फाइ नेट, अगर आप लिखो फाइ नेट तो कितना आएगा, टोटल फ्लक्स हमारा कितना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और जो इसका फ्लक्स है बेसिस का जो फ्लक्स आया उसको हम माइनस कर देंगे, माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2, यही तो आएगा। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करो इसको तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा आपको, प्लस Q बाई रूट 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, ये मिलेगा। अब Q बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो फाइ नेट कितना आ गया हमारा Q बाई रूट 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया, ऐसे आप निकालोगे अगर आपको फ्लक्स निकालना हुआ तो। फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मूव करेंगे हम लोग। चलो नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको रब करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर बेस पे के से पास करने वाला फ्लक्स आपको बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है a और इससे a/2 डिस्टेंस पे यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है q जिसकी डिस्टेंस कितनी है a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है q, ठीक है। तो आपको बताना है इस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, ठीक है, इसके सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा इस स्क्वायर के सरफेस से, ठीक है ना।
तो आप लोग एक बार दिमाग में सोचो, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अब बताओ, अगर ये एक फेस था, अगर हम इसको कंप्लीट एक क्यूब बना दें, एक क्यूब बना देंगे तो कैसा होगा हमारा? 4 फेसेस ऐसे आएंगे, 2 फेस ऐसे रहेंगे, 2 फेस ऊपर नीचे रहेंगे और 2 फेस यहां पे रहेंगे, 2 फेस यहां, 2 फेस ऊपर नीचे, 2 फेस यहां, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट क्यूब बन जाएगा, एक कंप्लीट क्यूब बनेगा। अब इस क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। अगर क्यूब के एक सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो आप बताओ किसी भी फेस से अगर आप देखोगे तो सेम फ्लक्स पास हो रहा होगा। अगर आप, ये सरफेस है, अगर आप क्यूब इमेजिन कर रहे हो, ये आपका एक सरफेस है, एक सरफेस आपका ये है, और 2 सरफेस मैं बता रहा हूं, 2 सरफेस आपके ऐसे हैं, 2 सरफेस ऐसे हैं और 2 सरफेस ऐसे हैं, यही तो आपका क्यूब बनता है। टोटल कितने सरफेस हो गए? 2 ये, 2 ये और 2 ये, टोटल 6 सरफेस हो गए। 6 सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रहा है, फ्लक्स पासिंग, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, 6 फेसेस वाले क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना मिल रहा है हमें? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पूरा इंक्लोज कर देगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा हमें। तो अगर हमें निकालना हो फ्लक्स थ्रू वन फेस, फ्लक्स थ्रू वन फेस कितना मिल जाएगा हमें? 1/6 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमें फ्लक्स वन फेस से निकालना हुआ तो कितना बच जाएगा? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखते हैं, ठीक है ना। चलो मैं रब करता हूं इसको। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम कहां पे करते हैं? बेसिकली इसका यूज किया जाता है, हम कहां पे करते हैं? जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गॉसियन सरफेस हम कैसे एज्यूम करते हैं। गॉसियन सरफेस क्या हो सकता है? दिस में बी एनी इमेजिनरी सरफेस, कोई भी इमेजिनरी सरफेस हो सकता है, ठीक है ना। चाहे आप सरफेस चाहो तो स्फीयर बना लो, चाहे आप सरफेस चाहो तो रैंडम बना लो, चाहे आप सरफेस चाहो तो क्यूबिकल बना लो, ठीक है। ठीक है, चाहे आप सरफेस चाहो तो सिलिंड्रिकल बना लो, ठीक है। समझ आया आपको? तो इस तरीके से आप निकालोगे कि फ्लक्स क्या आएगा, उसके फ्लक्स से हम निकालेंगे कि क्या आएगी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अभी हम देखेंगे। तो गॉसियन सरफेस हमारा कोई भी सरफेस हो सकता है, इसमें से कोई भी। तो इसको आप ड्रॉ कर लो, फिर हम आगे मैं लिखाता हूं आपको, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम देखते हैं बट फॉर द कन्वीनियंस, we follow the below rule. We follow the rule
गिवन बिलो। हम ये नीचे वाला रूल हम फॉलो करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, अगर कोई आपका लीनियर चार्ज है, पहले हम पॉइंट चार्ज से शुरू करते हैं। अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, यहां हम लिख देते हैं सोर्स और यहां हम लिख देते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये हमारा है गॉसियन सरफेस। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए हम क्या मानते हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं। ठीक है ना। अगर हमारा दूसरा, अगर हम देखते हैं, अगर हमारा कोई स्फेरिकल चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल चार्ज है, स्फीयर में अगर हमारा चार्ज है तो इसको हम फिर से क्या मानते हैं, स्फेरिकल ही मानते हैं। ठीक है। अब तीसरा, अगर हमारा कोई लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज, इसको हम क्या मानते हैं, सिलिंड्रिकल मानते हैं। इस केस में सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं। ठीक है। और अगर हमारा कोई फोर्थ प्लेनर चार्ज है, प्लेनर चार्ज डेंसिटी अगर हमें दी हुई है तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल मानेंगे, सिलिंड्रिकल। ठीक है। तो ये हम मानते हैं। फटाफट इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको गॉस लॉ से बताता हूं आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। चलो, कर लिया होगा आपने। तो अब मैं यहां से अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है। तो अब हम निकालते हैं पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें, पॉइंट चार्ज के लिए देखें, तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है Q। अब हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज ये डिस्टेंस कितने पे गिवन है, ये पॉइंट P जो है हमारा, वो डिस्टेंस R पे गिवन है। R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो आपको मैंने बताया था जब हमारा पॉइंट चार्ज रहेगा तो हम क्या मानेंगे, एक स्फेरिकल सरफेस मानेंगे। ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q इसका चार्ज इनक्लोज कितना है, Q है, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब आप जानते हो E हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इस केस में, और एरिया वेक्टर भी आपका परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में अगर आपको निकालना हुआ तो आप क्या निकालोगे, E आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। E आपका बाहर आ गया। इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन लिख सकते हो आप, E ds cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो cos ऑफ 0 डिग्री। ठीक है। इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से E आप बाहर निकाल सकते हो, E आपका बाहर आ गया। cos 0 की वैल्यू 1, यहां से मिल गया क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ds। ठीक है। ये मिल गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब ds को अगर आप इंटीग्रेट करो तो ये बताओ पूरा स्फीयर का एरिया आएगा। पूरा स्फीयर का एरिया कितना होता है बताओ आप, 4 पाई r स्क्वायर, यही तो होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब यहां पे बताओ, यहां पे आप बताओ, अगर आपको E निकालना है तो कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही तो मिलेगा। तो E अगर आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, K होता है, तो KQ बाई r स्क्वायर। यही आपने पहले भी पढ़ा हुआ था कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये आप फटाफट नोट डाउन कर लो। तो आज के लिए हम लोग थ्योरी इतना ही रहने देते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा IIT JEE लेवल के और मेंस लेवल के। ठीक है ना। तो आपके लिए थ्योरी बस इतना ही रहेगा। आज मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं करा पाया था पिछली क्लास में, तो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा।
देखिए तो मैं अब क्वेश्चन कराऊंगा यहां पे, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे कि हम और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, ये IIT JEE 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर है जिसपे चार्ज है Q और यहाँ पे इसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है, स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी दी हुई है KR पावर A, ये गिवन है आपको, ठीक है ना। KR पावर A दिया हुआ है, ये IIT 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है, IIT 2009 का, ठीक है ना। KR पावर A दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, R इक्वल टू R/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/8 टाइम्स R इक्वल टू R/2 एट R इक्वल टू R/2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/8 times of the value of electric field at R equal to capital R. Then find the value of A. A की वैल्यू आपको क्या मिलेगी ये आपको बताना है। तो ये आपका एक वेरिएबल का प्रॉब्लम है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले ये आपका एक स्फीयर है, इसमें आप एक एलिमेंट मानो, ठीक है, ये आपने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, बहुत ही स्मॉल थिकनेस का है ये एलिमेंट हमारा, जो हमने एलिमेंट माना हुआ है। ठीक है, यहां से ये R डिस्टेंस पे है और इसकी R आप X डिस्टेंस पे ले लो, ठीक है ना, X डिस्टेंस पे ले लो और इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है, dx, थिकनेस कितनी है इसकी, dx है। तो अगर मैं इस पे चार्ज लिखूं तो अगर मैं चार्ज लिखता हूं इस वाले पॉइंट पे, तो आप बताओ चार्ज कितना आएगा, dq। अगर मैं चार्ज लिखूं dq अगर मैं लिखूं तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी कितनी है, k R पावर A इंटू इसका वॉल्यूम से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इस पे चार्ज आ जाएगा हमारा। तो वॉल्यूम कितना होगा, 4 पाई x स्क्वायर dx, यही तो वॉल्यूम आएगा इसका, 4 पाई x स्क्वायर dx। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो अगर मैं dE लिखूं, आपको dE अगर मैं लिखूं तो कितना मिलेगा मुझे, ये कांस्टेंट को हम k1 मान लेते हैं, एक टाइम के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, k1 मान लेते हैं, k1 यहाँ पे भी हम k1 मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम k वैल्यू रखते हैं ना, यहाँ पे d में k q बाई r स्क्वायर रखते हैं, तो इसलिए मैं इसको k1 मान रहा हूँ। तो k इंटू k1 R पावर A इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx, k q आ गया, ये हो गया हमारा k dq आ गया, डिवाइडेड विद एक्स स्क्वायर हमारी डिस्टेंस है। तो अब अगर हम डी की वैल्यू निकालें, एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब हम डी की वैल्यू लिखें तो डी कितना मिल जाएगा हमें बताओ, k1 R पावर A, R नहीं है ये आपका x पावर A हो जाएगा ना, x पावर A होगा ना, x पावर A मिलेगा। यहां पे भी आप इसको कर लेना x, ठीक है, क्योंकि ये जो हम ले रहे हैं वो x ले रहे हैं ना, इसकी वैल्यू जो हम ले रहे हैं रेडियस की वो x ले रहे हैं, यहाँ रेडियस दिया हुआ है r के टर्म में, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x पावर a मिल गया हमारा 4 इंटू 4 पाई, यहां पे आप 4 पाई को पहले ला दो तो क्या मिल जाएगा, 4 पाई k1 x पावर a dx, यही तो मिलेगा। अब हम इसको अगर इंटीग्रेट कर दें, अगर हमें E निकालना है एट ए डिस्टेंस r, जहां पे r हमारा क्या है, लेस देन कैपिटल R है,
अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम निकालें r इज लेस देन कैपिटल R पे अगर हम निकालें तो इसको हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 टू r तक हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें किसी r डिस्टेंस पे निकालना है। क्या मिलेगा हमें, 4 पाई k k1 इंटू एक्स पावर a dx, यही तो मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सभी कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा 4 पाई k k1 और क्या मिल जाएगा हमें x पावर a का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x पावर a प्लस 1 डिवाइडेड विद a प्लस 1, ये आ जाएगा कहां से कहां तक, 0 से r तक। तो अगर आप 0 से r पे देखोगे तो कितना मिलेगा, ये 4 पाई k k1, इसमें अगर आप x की वैल्यू r रखोगे तो कितना मिलेगा, r पावर a प्लस 1 डिवाइडेड विद a प्लस 1, यही तो मिलेगा। ये आपका आ गया ई आर, किसी भी डिस्टेंस r पे आपकी ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको मान लो। अब आप क्या करो, आपको पता है ई आर इक्वल टू r बाई 2 इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ई आर इक्वल टू कैपिटल R, यही तो गिवन है आपको कंडीशन में, यही तो गिवन है। r/2 पे 1/8 टाइम्स है r इक्वल टू R पे, ठीक है ना। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर मैं इसको रब करता हूं। इतना पार्ट मैं रब करूंगा पहले, ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो चलो अब हम देखते हैं, ये आपको पता है तो आप क्या करो, जो आपका ई आर का फॉर्मूला है उसमें आप r/2 पुट कर दो। तो अगर आप r/2 पुट करोगे तो कितना मिलेगा आप बताओ, k 4 पाई k k1 r इक्वल टू r/2 पावर a प्लस 1 डिवाइडेड विद a प्लस 1 इक्वल टू 1/8 इंटू ई आर पे अब लिखना है, तो आर की जगह पे अब आर रख दोगे आप, 4 पाई k k1 4 पाई k k1 r पावर a प्लस 1 डिवाइडेड विद a प्लस 1, यही मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको। अब आप बताओ 4 पाई k k1 आपका कैंसिल हो गया। अब क्या मिला आपको बताओ आप, r पावर a प्लस 1 मिल गया डिवाइडेड विद यहाँ पे क्या मिला, 2 पावर a प्लस 1 मिला और यहाँ पे क्या मिला, a प्लस 1 मिला, यही तो मिला। और इक्वल टू यहाँ क्या मिला, 1 r पावर a प्लस 1 मिला, 8 मिला यहाँ पे, और ये कितना मिला, a प्लस 1 मिला, यही वैल्यू मिलेगी आपको। अब r पावर a प्लस 1 r पावर a प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब कितना मिल गया आपको, 1/2 पावर a प्लस 1। अब मैं 8 को 2 की पावर में लिख देता हूं, तो 2 पावर कितना आ जाएगा 3, 8 की वैल्यू आ जाएगी 2 पावर 3। अब अगर मैं पावर्स को कंपेयर करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 1 इक्वल टू 3। तो अब अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, a की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, ठीक है ना। तो इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा जेई एडवांस का ही क्वेश्चन रहेगा, जेई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आपको, ई एक आपका क्यूबिकल ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप है, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था तो ये रेस्ट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था रेस्ट में था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई लग रहा था सपोज। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया गया, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच्ड ऑफ देन the drop starts falling with a terminal velocity,
वेलोसिटी vt, find the value of charge, find the amount of charge on the drop। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं क्वेश्चन में, आपको ई दिया हुआ है कितना है, ये आपका क्वेश्चन है जेई 2010 का, ठीक है ना, जेई 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ई की वैल्यू दी हुई है आपको, ये है 81/7 पाई, 81/7 पाई इंटू 10 पावर 5, 10 पावर 5, ये कितना है, ये आपका आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है, वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर आ गया, ठीक है। ई आपको दिया हुआ है। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी आपको दी हुई है। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, 2 क्रॉस 10 पावर -3, 2 क्रॉस 10 पावर -3, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में आपका दिया हुआ है, सभी एमकेएस यूनिट में है, ठीक है। जी आपको दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है, ये कितना है, ईटा 1.8 क्रॉस 10 पावर -5, 1.8 क्रॉस 10 पावर -5, और उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी रो जो है वो कितना है, 900 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, सभी एमकेएस यूनिट में है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, तो इसका सोल्यूशन आप पहले लिख सकते हो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आप ट्राई करो पहले, फिर मैं बताता हूं आपको। कर लिया होगा, चलो तो हम लोग सोल्यूशन इसका देखते हैं। सोल्यूशन क्या है, पहले जब ड्रॉप हमारा रेस्ट में था, जब ड्रॉप रेस्ट में था तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे, एक mg लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक q इंटू ई लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहां से रिलेट करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, q इंटू ई इक्वल टू mg, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूं। जब ये नीचे गिरने लगा, जब ड्रॉप हमारा नीचे गिरने लगा तो क्या हुआ, ये फ्लूइड में मूव कर रहा है, ड्रॉप फ्लूइड मींस एयर में मूव कर रहा है, एयर एक फ्लूइड होता है, तो उसके कारण इस पे एक विस्कस फोर्स लग रहा है, मान लो आपको विस्कस फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, और यहां पे नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। लेकिन इस केस में भी ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करने का मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे। तो अगर आप यहां पे फोर्स देखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 6 पाई ईटा r इंटू वी, ये किसको, v टर्मिनल, ये किसको बैलेंस करेगा, mg को। इसको आप बना सकते हो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन आप कहां से बना सकते हो, तीसरा इक्वेशन जो इसकी डेंसिटी गिवन है, आपको डेंसिटी आपको गिवन है, तो आप क्या लिख सकते हो, मास इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये लिख सकते हो आप। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें देखो कितने अननोन है, एक अननोन आपका यहाँ पे है फर्स्ट, और दूसरा अननोन आपका आर है यहाँ पे सेकंड, और तीसरा अननोन आपका मास है यहाँ पे 3 अननोन है। और आपके पास इक्वेशन कितनी है, 3 इक्वेशन है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप ट्राई करो, देखो आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। अब मैं बताता हूं आपको। अब यहां आप क्या करो, m को आप रिप्लेस कर दो, यहां पे mg के यहां पे आप m को रिप्लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 पाई ईटा r vt, कितना आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। इसको अगर आपने m को रिप्लेस कर दिया यहां पे इंटू g, यही तो मिलेगा, m इंटू जी मिलेगा, ठीक है। अब बताओ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 से यहां पे करोगे आप 3 आ जाएगा,
और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो r इससे, r स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, r पावर 2 आ जाएगा। तो कितना मिलेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 9 ईटा vt इक्वल टू r स्क्वायर रो इंटू जी। तो अगर मैं अब r की वैल्यू लिखूं, यहां से अगर मैं अब r की वैल्यू अगर मैं लिखूं, r की वैल्यू कितनी आएगी बताओ आप। r की वैल्यू 9 ईटा vt, 9 ईटा vt बाई रो इंटू जी, ये रूट अंडर आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारी r की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, q निकालना है। तो अब हम मास को किससे रिप्लेस करेंगे, मास को रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू से, और r को फिर रिप्लेस कर देंगे जो हमारी ये वाली वैल्यू आई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, QE हमें निकालना है। तो Q इंटू E कितना मिल जाएगा हमें, अगर हम लिखें तो 6 पाई ईटा RV मिलेगा हमें, क्योंकि ये mg ये भी है, mg ये भी है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, 6 पाई ईटा r इंटू VT, ये लिखेंगे। अब r को हम रिप्लेस कर देते हैं इस वैल्यू से, तो कितना मिल जाएगा हमें, 6 पाई ईटा, r की जगह पे आप ये वैल्यू रख दो, 9 ईटा VT बाई रो इंटू जी, ये रूट अंडर आ जाएगा इंटू VT, यही तो आएगा, यही वैल्यू आएगी, है ना। अब यहां से अब हम निकालेंगे कि Q इंटू E की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब यहां से भी आप Q की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, Q की वैल्यू ही आपको निकालनी है। तो 6 पाई ईटा VT आप यहां पे रखो बाई E इंटू रूट अंडर कर दो, आप क्या मिलेगा, 9 ईटा VT, 9 ईटा VT बाई रो इंटू जी। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसको आपने लिख लिया होगा, तो मैंने इसको इसीलिए रब कर दिया। तो यहां पे अब आप देखो Q की वैल्यू क्या आएगी। अब आप सबकी वैल्यूज रख दो, सबकी वैल्यूज आप रखोगे तो कितना कितना था, 6 पाई ईटा की वैल्यू कितनी थी, ईटा की वैल्यू आपकी थी 1.8 क्रॉस 10 पावर माइनस 5, 1.8 क्रॉस 10 पावर माइनस 5। ठीक है, और VT की वैल्यू कितनी थी, VT की वैल्यू आपकी गिवन थी 2 क्रॉस 10 पावर माइनस 3, 2 क्रॉस 10 पावर माइनस 3। ठीक है, ईटा VT आ गया, डिवाइडेड विद E, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 81/7 पाई क्रॉस 10 पावर 5, 81/7 पाई क्रॉस 10 पावर 5। ठीक है, 10 पावर 5 है। रूट अंडर हमें क्या क्या लिखना है, 9 इंटू ईटा, ईटा कितना दिया हुआ है 1.8 क्रॉस 10 पावर माइनस 5। ठीक है, इंटू VT की वैल्यू कितनी है हमें गिवन, VT की वैल्यू हमें गिवन है 2 क्रॉस 10 पावर माइनस 3। ठीक है, डिवाइडेड विद 10 पावर माइनस 3। रो की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 900, रो की वैल्यू 900 आपको गिवन है। ठीक है, रो इंटू जी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 9.8। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो आप पाई को क्या लिख सकते हो, पाई से पाई हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 6 इंटू 7 इंटू 1.8 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड विद 10 पावर 5, ये मिल गया, इंटू 81 मिलेगा। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, बताओ आप कितना मिल जाएगा आपको, 9 से ये आपका कैंसिल होगा तो यहाँ पे 100 मिल जाएगा। ठीक है, 100 मीन्स 10 पावर 2 आपका ऊपर जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 1.8 क्रॉस 2 डिवाइडेड विद 9.8 क्रॉस यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10 पावर माइनस 10। ठीक है, 10 पावर 2 यहाँ मिलेगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर माइनस 5 बनाएगा, माइनस 5 10 पावर माइनस 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं वैल्यू, इसको आप यही वैल्यूज आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब इतना ज़्यादा मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप जो है इसको कैलकुलेटर से या कैसे भी आप निकाल सकते हो क्या वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये रहा आपका क्वेश्चन
जो था जेईई 2010 में पूछा गया। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो एडवांस 2014 में पूछा गया था, जेईई एडवांस 2014 में। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं वो क्वेश्चन करवाता हूं आपको। कर लिया होगा? चलो मैं अब रब करता हूं इसको। जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। जेईई एडवांस का है 2014 में, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, ये एक लाइन है, ये इधर हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, B। अब यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। 4 चार्जेस रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। सभी पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज एट ऑल पॉइंट इज सेम मीन्स हम ले सकते हैं कितना है Q। तो हमने क्या मान लिया, Q क्या है, ये सेम, इसको हमने मान लिया Q है, ठीक है। अब हमें बताना है कि डिफरेंट कंडीशन दी हुई है, मैट्रिक्स मैच टाइप का आपका ये क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंट कंडीशन दी हुई है, उस पर आपको बताना है कि इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे जो लग रहा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या आप बोल सकते हो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी इन चार्जेस के कारण जो लग रहा है। तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन हमें बतानी है, ठीक है। तो अब हमें क्या कंडीशन दी हुई है, पहली कंडीशन है ऑल पॉजिटिव, जब क्या है ऑल पॉजिटिव हैं हमारे। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, Q1 Q2 क्या है पॉजिटिव हैं और Q3 Q4 क्या है आपके नेगेटिव हैं, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या दी हुई है आपको, Q1, Q4 पॉजिटिव हैं और Q2, Q3 आपके क्या है नेगेटिव हैं, ठीक है। अब तीसरी के बाद चौथी कंडीशन दी हुई है Q1 और Q3 क्या है पॉजिटिव हैं और Q2, Q4 ये क्या है आपके नेगेटिव हैं, ठीक है। अब सभी के यहां पे मैच करने के लिए दिया हुआ है आपको +x, -x, +y, -y, ठीक है। इन चारों में से कौन सी डायरेक्शन आएगी, इसको आप A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो और इसको D मान लो। तो इसके साथ आपको मैच करना है कि कौन सी डायरेक्शन आएगी। तो फटाफट आप अपने से दिमाग लगाओ और सॉल्व करो और बताओ कि क्या आएगी इसकी डायरेक्शन। सॉल्व करके आप लिखो, फिर मैं बताऊंगा आपको आंसर इसका, ठीक है ना। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, अब चार्जेस का अमाउंट तो सेम है। अगर हम चारों चार्जेस हमारे पॉजिटिव हैं, हम क्या लेते हैं पहली कंडीशन, जब हमारे चारों चार्जेस क्या है पॉजिटिव हैं, तो इस चार्ज के कारण एक फोर्स इधर लगेगा। अब मैं यहां पे देख रहा हूं, इस चार्ज के कारण अगर हम देखें तो फोर्स कुछ इधर लग रहा होगा, इस चार्ज के कारण अगर हम देखें तो फोर्स कुछ इधर लग रहा होगा, इस चार्ज के कारण अगर हम देखें तो फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, और इस वाले चार्ज के कारण अगर हम देखें तो फोर्स इधर लग रहा होगा। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ये F लग रहा है तो ये भी F होगा, ये F1 लग रहा है तो ये भी क्या होगा F1 होगा। तो अगर ये F1 है तो यहाँ पे बताओ ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में हमने F को रिजॉल्व किया और इस वाले F को भी हमने सेम डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया, तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ज्यादा हो गया यहाँ पे इसीलिए आपको दिखेगा नहीं। चलो मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, ठीक है। इसको हमने क्या किया, F को हमने रिजॉल्व करा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और इधर वाले F को भी हमने रिजॉल्व करा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। F को हमने रिजॉल्व करा तो ये F इस F को कैंसिल कर दिया, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। अब हमने क्या किया, जो हमारा दूसरा वाला F है
जो ये F1 और F1 है, इनको भी आप हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में रिजॉल्व करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, नेट क्या आएगा इसका, y डायरेक्शन में इसका आ जाएगा। तो अगर पहले कंडीशन में आप देखो तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगी, प्लस y डायरेक्शन। समझ आया आपको, प्लस y डायरेक्शन आएगी। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे कंडीशन पे, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे। अब मैं दूसरी कंडीशन आपको शो करूंगा। ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, यहां पे ये फोर्स है, यहां पे ये लाइन ज्वाइन हो रही है, ये लाइन यहां पे ज्वाइन हो रही है, ठीक है। अब हमारा क्या दिया हुआ है, Q1 Q2 पॉजिटिव है। Q1 Q2 अगर पॉजिटिव है तो इसके कारण इधर लगेगा और इसके कारण इधर लगेगा, और Q3 Q4 नेगेटिव है तो इसके कारण इधर लगेगा और इसके कारण फोर्स इधर लगेगा। तो अगर आप देखो ये फोर्स जो है F1 जो है वो किसके इक्वल होगा, यहां F1 के इक्वल होगा। ये F2 अगर हम मानते हैं तो इस F2 के इक्वल होगा। तो अगर फिर से हम अगर कंपोनेंट मेथड देखें तो अगर हम F2 को रिजॉल्व करें तो एक इस डायरेक्शन में आएगा, एक इधर आएगा। उसी तरीके से ऊपर वाले F2 को रिजॉल्व करें तो एक ये डायरेक्शन आएगी, एक ऊपर की डायरेक्शन आएगी। तो जो ये वाले कंपोनेंट है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे इस केस में। इस केस में अगर आप F2 को रिजॉल्व करो तो सिर्फ आपको ये डायरेक्शन मिलेगी। ये डायरेक्शन आई तो ये डायरेक्शन हमारी क्या है, प्लस y डायरेक्शन, ठीक है। समझ सकते हो आप यहां से, अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको सब समझ आएगा। अब हम मूव करते हैं अपनी तीसरी कंडीशन पे, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, अपनी तीसरी कंडीशन में देखता हूं यहां पे। ठीक है, उसको आप लोग समझ के बस लिखना है आपको। तीसरी कंडीशन में अगर आप देखो, तीसरी कंडीशन में अगर हम देखें तो Q1 Q4 हमारे पॉजिटिव है, तो Q1 हमारा इधर लगाएगा फोर्स और Q4 किधर लगाएगा, इधर लगाएगा फोर्स, ठीक है। Q1 Q4 इधर लगाएंगे और ये F1 हम मान लेते हैं, दोनों F1 है, तो इसका नेट कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल करेंगे। और Q2 Q3 क्या है, आपके नेगेटिव है, तो Q2 Q3 किधर आएगा, इधर आएगा, और ये भी किधर आएगा, इधर आएगा, दोनों नेगेटिव हैं। अब आप बताओ कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। जो ये F2 वाला फोर्स है, ये F2, इस कंडीशन में क्या बोलोगे आप, F2 इज ग्रेटर देन F1, ये कंडीशन आप बोल सकते हो। यहां पे जब हम तीसरी कंडीशन लगाएंगे तो F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा। तो आप बताओ जो नेट कंपोनेंट इसका आ रहा है इस डायरेक्शन में और इन दोनों का जो नेट कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, तो कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा कंपोनेंट ग्रेटर होगा। जो ये नीचे वाला है ये ग्रेटर होगा और ऊपर वाला स्मॉलर होगा, ठीक है ना। तो अगर नेट डायरेक्शन हम देखें तो डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस वाई डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस वाई डायरेक्शन। समझ आया आपको क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स, ये वाला और ये वाला फोर्स ग्रेटर है, ये वाला और ये वाला फोर्स स्मॉलर है, इसलिए इसका कंपोनेंट भी स्मॉलर होगा और इसका कंपोनेंट क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, नेट डाउनवर्ड आएगी। अब इसके बाद हम अपनी फोर्थ कंडीशन देखते हैं, तो इसको मैं रब करता हूं। अब मैं फोर्थ कंडीशन आपको दिखाता हूं, एक ही फिगर पे मैं सब बता रहा हूं, आप लोग इसको नोट करते जाओगे। कैसे नोट करोगे आप, पहली कंडीशन को आप बना के, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था उसको बना के आप नोट करोगे, उसी तरीके से दूसरी कंडीशन में, उसी तरीके से फिर तीसरी कंडीशन में, इस तरीके से आप लोग नोट करोगे, है ना। ये नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करके छोड़ दिया बस, तो बाद में सोल्यूशन देखोगे तो समझ ही नहीं आएगा। अब क्या है, Q1 और Q3 क्या है, पॉजिटिव है, तो Q1 के कारण फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, और Q3 के कारण फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। Q3 के कारण फोर्स इधर आएगा। अब Q2 के कारण जो फोर्स आएगा वो किधर आएगा, Q2 और Q4 क्या है, नेगेटिव है, तो Q2 के कारण जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, और Q4 के कारण जो फोर्स आएगा वो किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसको F1 बोलूं तो Q4 के कारण भी ये भी कितना लगेगा, F1 लगेगा। अगर मैं इसको F2 बोलूं तो ये भी कितना लगेगा, F2 लगेगा। अब यहां पे बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, F2 आपका स्ट्रॉन्गर होगा किससे, F1 से स्ट्रॉन्गर होगा,
F2 आपका स्ट्रॉन्गर होगा F1 से। अब यहां पे अगर आप देखो दोनों का कंपोनेंट अगर आप निकालो, यहां पे अगर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हो, इसका कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में निकालते हो, तो कौन सा ग्रेटर होगा आपको ये बताना है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हो और इसके मैग्नीट्यूड से ये क्या कर जाएगा, डिफर भी हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादा एंगल पे है तो ये वाला कंपोनेंट इसका क्या होगा, कम होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें मैग्नीट्यूड इसका निकालना पड़ेगा ये चौथी कंडीशन सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं F2 का मैग्नीट्यूड निकालूं, F2 निकालूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर मुझे कितना मिलेगा बताओ आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। अब अगर मैं निकालूं F1 का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो क्या मिलेगा, के क्यू बाई 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, 2a है, ये डिस्टेंस कितनी गिवन है, 2a गिवन है, ठीक है ना। ये 2a पे था, 2a, 0 पे, और ये a, 0 पे था, माइनस, ये दोनों माइनस थे, और ये कितने पे था, a, 0, और ये कितने पे था, 2a, 0 पे, ठीक है ना, 2a, 0 पे था, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है, ये वैल्यू आएगी। अब हम देखते हैं, अगर हम ये एंगल देखें तो अगर हम ये एंगल देखते हैं, इसको एंगल को हमने मान लिया θ1 और इस एंगल को हमने मान लिया θ2, ठीक है, α1 α2 मानो, है ना, नहीं तो आप क्यों से कंफ्यूज कर जाओगे। α1 मान लो, इसको मान लो आप α2। तो अगर आप α1 से निकालते हो, α1 कितना आएगा, अगर आपको साइन और कॉस α1 लिखना है, साइन α1 लिखना है, अगर आपको साइन α1 अगर लिखना है तो कितना आएगा बताओ आप। साइन α1 अगर लिखना है तो यहां से देखो, ये α1 है आपका, ये b है, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगी, तो ये b डिवाइडेड विद रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो आएगा, ठीक है ना। अब अगर आपको साइन α2 लिखना है, साइन α2 अगर लिखना है आपको, साइन α2 कितना मिलेगा आपको बताओ आप, या कॉस α2 आप निकालो, b गिवन है तो यहां पे आपका a हो जाएगा, यहां पे आप कर दो कॉस α1, क्योंकि आपको कॉस की जरूरत पड़ेगी, कॉस α1, यहां पे आप निकाल लो कॉस α2। कॉस α2 अगर आप निकालोगे तो ये है आपका α2, ये α2 कितना बनाएगा यहां से बताओ आप, α2 अगर आप देखोगे तो ये b डिवाइडेड विथ कॉस α2 है ना, तो 2a डिवाइडेड विथ दिस, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2a डिवाइडेड विथ रूट अंडर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो आएगा, ठीक है। अब आप F1 के कंपोनेंट को आप देख लो, F2 का एक कंपोनेंट देख लो और F1 का एक कंपोनेंट देख लो कौन सा ग्रेटर है, उसी से आपका आंसर आ जाएगा, तो ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में तो कैंसिल करेंगे, y डायरेक्शन में आपको देखना नहीं है, सिर्फ x डायरेक्शन में ही आपको चेक करना है। तो x डायरेक्शन में आप चेक कर लो, कैसे आप चेक करोगे, तो अगर आप F1 का कंपोनेंट निकालो, F1 इन x डायरेक्शन, F1 इन x डायरेक्शन, तो F1 आपका ये दिया हुआ है, अगर ये α2 है तो ये एंगल भी कितना होगा, α2 होगा, तो F1 cos अल्फा मिलेगा, F1 cos अल्फा, तो क्या क्या मिल जाएगा आपको, KQ बाई 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस, कितना मिलेगा, ये α2 है, तो α2 कितना मिल जाएगा, 2a बाई रूट अंडर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगा। तो इसको अगर आप रूट अंडर ये रहेगा, ठीक है ना, इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 2kq बाई रूट अंडर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप F2 इन x डायरेक्शन अगर आप निकालो, F2 x डायरेक्शन मीन्स माइनस x की डायरेक्शन में मिलेगा, तो कितना मिलेगा, अगर ये α1 है तो यहां पे ये भी कितना होगा, α1 होगा, ये एंगल कितना आ जाएगा बताओ आप, ये α1 आएगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना बना रहा है α1, तो ये डायरेक्शन देखोगे आप तो क्या मिल जाएगा, α1 मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको यहां से बताओ आप, KQ
बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा 1 कॉस अल्फा 1 कितना मिलेगा, ए डिवाइडेड विद रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही मिलेगा। अब यहां से बताओ क्या मिल जाएगा आपको, के क्यू ए डिवाइडेड विद रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ इसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है इन दोनों में। अगर इसको आप देखोगे, इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बताओ आप। इसको मैं रब करता हूं फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब देखो क्या आएगा, अब अगर f1x देखना है आपको, f1x ये कितना है 2kq बाई 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें भी क्या करो आप 2kq इसको बना दो, 2kq a, ये भी क्या दिया हुआ है आपका a है यहाँ पे, ठीक है। तो 2kq a बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 जब अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर इसका क्या है, ज्यादा है, डिनोमिनेटर इसका क्या है, कम है, डिनोमिनेटर इसका कम होगा और इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो f1x इज ग्रेटर देन f2x, ठीक है, f1x ज्यादा है तो ये वाली डायरेक्शन में आपका एंगल ज्यादा है, ये फोर्स ज्यादा है, तो आपका नेट फोर्स कितना आ जाएगा, चौथी कंडीशन में डायरेक्शन कितनी कौन सी आ जाएगी, डायरेक्शन आपकी आ जाएगी प्लस x, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं एक और। चलो लिख लिया होगा आपने, अब मैं रब करता हूं इसको। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडवांस की प्रॉब्लम है आपकी। क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। एक कंडीशन दी हुई है आपको, एक चार्ज यहां पे कैपिटल क्यू रखा हुआ है, यहां पे भी क्यू है और इनके बीच की डिस्टेंस है 2a। आपको बताना है इसके मिड पॉइंट पे हम क्या चार्ज रखें, मिड पॉइंट पे हम क्या चार्ज रखें, व्हाट शुड बी द साइन ऑफ चार्ज एट मिड पॉइंट so that it execute SHM। ये क्या करें, SHM करें। यहां पे हमें क्या चार्ज रखना चाहिए कि इसका क्या हो, SHM हो। अगर इस पे हम चार्ज रख दें तो क्या करें, अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो वो क्या करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्यूशन। चलो आप ट्राई कर लो, फिर मैं उसके बाद बताता हूं। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं इस पे बताता हूं। अब अगर देखो आप -q चार्ज अगर इस पे आप रखते हो तो किसी डायरेक्शन में अगर आप मूव कराओगे तो ये फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और ये चार्ज को इसी डायरेक्शन में खींच लेगा। तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो अगर हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम रखना है तो हमें चार्ज कितना रखना पड़ेगा, +q रखना पड़ेगा। चार्ज हमें कितना रखना पड़ेगा, +q। तो यहां दिया हुआ है अमाउंट ऑफ चार्ज आपको दिया हुआ है, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज q और मास ऑफ चार्ज दिया हुआ है, मास ऑफ चार्ज m है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब यहां से आप बताओ, अब यहां से अगर आपने +q चार्ज रखा तो अब मैं SHM की कंडीशन देखता हूं, पर +q पे ही SHM होगा, ये आप समझ सकते हो, है ना। +q चार्ज रखोगे तभी आप इसको अगर डिस्प्लेस करोगे तो ये वाला इधर वाला फोर्स ग्रेटर हो जाएगा, ये इसको इधर फोर्स लगाने लगेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो
x डिस्टेंस, मैंने मान लिया आपने x डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ आप, ये q है, ये q है, ये डिस्टेंस हो जाएगी x a माइनस x हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पे फोर्स निकालूं F अगर मैं निकालूं तो कितना फोर्स इस पे लगेगा, K Q कैपिटल Q डिवाइडेड विद R स्क्वायर, R कितना मिलेगा, इसका फोर्स सबसे पहले मैं किस में से घटाऊंगा, इसमें से घटाऊंगा, जिस डायरेक्शन में हमने इसको शिफ्ट किया है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। एसएचएम में आपने सीखा होगा, जिस डायरेक्शन में हमने शिफ्ट किया उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में सबसे पहले देखेंगे क्या फोर्स लग रहा है, तो इतना लगेगा के क्यू क्यू बाई ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर। इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया, इसलिए इसका फोर्स मैंने पहले लिया और इसका फोर्स मैंने बाद में इसमें से घटाया, यही एफ नेट इस पे लगेगा। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, के क्यू क्यू बाई एक्स को कॉमन ले लेते हैं। अब यहां से के क्यू क्यू बाई, इसमें से मैं ए कॉमन ले लेता हूं, तो ए कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बच गया मुझे 1 प्लस एक्स बाई ए होल स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर मिलेगा यहाँ आपको, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स बाई ए होल स्क्वायर। ठीक है, इतना मिलेगा। अब यहां पे हम क्या करते हैं, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो कितना मिल गया हमें, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो कितना मिल गया हमें 1 प्लस एक्स बाई टू एक्स बाई ए पावर -2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए 1 प्लस 1 बाई मत लिखो आप, इसकी पावर भी -2 आप कर दो। 1 एक ये माइनस था ना आपका, एक प्लस था एक ये माइनस था, तो यहाँ पे आप माइनस लगाओगे। ठीक है, ये आप माइनस लगाओगे, माइनस एक्स बाई ए पावर 2। ठीक है, ये मिल गया आपको -2 मिलेगा, पावर -2। ठीक है, ये मिल गया। अब इसको आप f अगर आप निकालते हो तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है ये कितना मिलेगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, x हमारा बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, x हमारा क्या है, वेरी वेरी स्मॉलर देन a, x हमारा वेरी वेरी स्मॉल है a से, है ना, बहुत ही स्मॉल है, तो ये वाली वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी हो गई तो हम यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं, बाइनोमियली हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। अगर आपको बाइनोमियली एक्सपेंड करना नहीं आता है तो मैंने अपना लेक्चर अपलोड कर दिया है उसको यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे भी दूंगा, वहां से जाके आप बाइनोमियल एक्सपेंशन आप इसका देख सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर बाइनोमियली आप इसको एक्सपेंड करो तो कितना आ जाएगा बताओ आप, 1 माइनस 2x बाई ए। ठीक है, माइनस 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2x बाई ए, यही तो मिलेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन से अगर आप करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, के क्यू बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, -4x बाई ए मिल जाएगा। तो आप इसको क्या करो, 4k क्यू बाई ए क्यू इंटू एक्स, और ये कितना मिलेगा माइनस। तो अगर आप यहाँ पे f की जगह पे क्या रख दो, m इंटू ए रख दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहीं पे आप इसको रख दो, यहीं पे आपने रख दिया मान लो m इंटू ए, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी आपको -4k क्यू बाई ए क्यू इंटू एक्स, ये मिलेगा आपको a क्यू इंटू एक्स, और यहाँ m से आपका क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा, m से डिवाइड हो जाएगा। अब बताओ, अगर आपको इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और एसएचएम की कंडीशन में अगर मैं यहां से पूछ दूं आपको कि यहां से आपको टाइम पीरियड बताना है, एसएचएम का टाइम पीरियड बताना है, एसएचएम का अगर आपको टाइम पीरियड बताना है तो आप इसको किससे इक्वेट कर सकते हो, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए से इक्वेट कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स से इक्वेट कर सकते हो आप इसको। इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको कैसे आप टाइम पीरियड इसका निकालोगे, ठीक है। चलो अब मैं रब करता हूं इसको। अब देखो इसमें क्या रख दिया आपने, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू आपसे पूछूं, दोनों को कंपेयर करके आपको ओमेगा की वैल्यू बतानी है, तो क्या मिल जाएगा, रूट अंडर 4k क्यू बाई एम ए क्यूब, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो अब अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई यहां आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू यहां पे ये रिवर्स हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको, एम ए क्यूब डिवाइडेड विथ 4k कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। ये आपका आ गया टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ये आ गया आपका, ये आपका आंसर हो गया टाइम पीरियड निकालने का, ठीक है। तो इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया होगा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको एडवांस लेवल की भी प्रॉब्लम करा दी जो आपके पीछे से छूटी हुई थी, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि गॉस लॉ से हम और किसी सरफेस के लिए और किसी लीनियर चार्ज के लिए हो गया या सीट के लिए हो गया और डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट के लिए हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।